बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। याद रखें, जो आपके जो फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक स्पिरिट की मानंद होते हैं, रूह होती है। ये रूह ही असल में ये जान बनाती है पूरी। तो आप लोगों ने न सिर्फ इसको समझना है बल्कि इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि हमारी रियल लाइफ में इनकी कहां कहां जरूरत होती है। How much time will it take to charge a 200 एम्पियर आवर? याद रखना, ये यूनिट जो है ना, ये यूनिट होती है चार्ज की। आमतौर पे चार्ज की यूनिट होती है, याद रखना, कूलम, आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। और चार्ज खुद जो है ना वो आई टी के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, करंट का फार्मूला होता है Q बाई टी। तो ये टी इधर आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू आई टी। आई की यूनिट होती है एम्पेयर और टाइम की होती है सेकेंड। एम्पेयर सेकंड को कूलम कहा जाता है। ये जो मैंने कूलम आपको बताया था, कूलम कहा जाता है। ये कूलम हो सकता है अगर ये सेकंड में होता, यानी ये एम्पेयर अगर आवर अगर सेकंड में होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, कूलम में हो जाता। बहरहाल अभी कूलम में नहीं है। कूलम में लाने के लिए आप इस आवर को मल्टीप्लाई 3600 से करें तो ऑब्वियसली ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो सेकंड में आने के बाद फिर आप उसकी जगह पे कूलम भी लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकंड को कूलम। बहरहाल अभी हम इसको इसी तरह लिखते हैं कि चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 200 एम्पेयर आवर। ये भी चार्ज की यूनिट है हमारे पास, ऐसा कोई इशू नहीं है, एम्पेयर आवर लिख लें, बट ये एसआई यूनिट नहीं होगी। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू करंट ऑफ 25 एम्पेयर, अगर ये करंट 25 एम्पेयर का हमारे पास 25 एम्पेयर का, तो बताता है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों टाइम आपको फार्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया था कि करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई होगा, I मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो टाइम हमारे पास आ गया क्यू बाई आई। क्यू क्या है हमारे पास, ये 200 एम्पेयर आवर, और जबकि करंट हमारे पास है कितना, 25 एम्पेयर। एम्पेयर कट गया स्टूडेंट्स, 25 8s आर 200। तो बच्चों टाइम हमारे पास आ गया 8 आवर, 8 घंटे। यानी 8 घंटे में ये बैटरी हमारी जो है ये फुल हो जाएगी अगर करंट इसके साथ 25 एम्पेयर का लगा लिया जाए। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 12 वोल्ट ईएमएफ source is connected to a purely resistive electrical appliance, a light bulb। कहता है एक 12 वोल्ट का ईएमएफ सोर्स है। ईएमएफ को ई से भी जाहिर कर सकते हैं, वी से भी जाहिर कर सकते हैं। तो वी लिख लेते हैं, चलें, कुछ नहीं होता, 12 वोल्ट, ठीक है। इस कनेक्टेड टू, अगर आपके पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लेता दिया हो फिर ईएमएफ को ई लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ईएमएफ भी लिख सकते हो, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो, कहता है कि एक्चुअली एक बल्ब है ना, ये बल्ब है, समझ लें, ये देखें, ये हमारे पास जो है ये बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब के साथ, इस बल्ब को जोड़ा हुआ है एक बैटरी के साथ, ये बैटरी, और ये बैटरी जो है हमारे पास कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, ये बल्ब के साथ। कहता है जी कि आगे क्या है जी, कंसिडर द कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टिव। अच्छा, करंट उसने बताया था 2 एम्पेयर, तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है, करंट वो 2 एम्पेयर गुजर रहा है। करंट को आई से जाहिर करते हैं, तो करंट है हमारे पास 2 एम्पेयर। तो कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बच्चों आप लोगों को अगर नहीं याद तो मैं बताता चलूं, एक बड़ा ही मशहूर लॉ था, दैट वाज ओहम्स लॉ। ओहम ने कहा था कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है वो साथ निभाते हैं। यानी एक्चुअली V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला उन्होंने दिया था। अब जबकि हमने R फाइंड करना है, I यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 12 वोल्ट।
करंट है हमारे पास 2, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 6 ओहम। याद रखना रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम के नाम पे ही ये ओहम का साइन है ये दिया हुआ। सो आई होप आप लोग इस बात को समझ होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू 1/4। यानी इसने कहा है कि अगर एक बैटरी है, ये बैटरी, इसको किसी भी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाए और हम इस बैटरी का पोटेंशियल पहले V था, ठीक है, अब नया पोटेंशियल हम डिक्रीज करके इसका हाफ 1/4 कर लें, 1/4, 4 गुना इसका पोटेंशियल कम कर दें। यानी पहले V था, अब 1/4 ऑफ V कर दें। तो कहता है while its resistance remain constant, रेजिस्टेंस का कांस्टेंट ही है, what change will occur in the current through it, क्या चेंज आपकी मिलेगी इसके थ्रू, यानी करंट में, सॉरी, what change will occur in the current, करंट में कितनी चेंज आएगी। यानी करंट अगर पहला वाला I था तो बाद वाला I कितना होगा। सो पहले तो हम पहला काम करते हैं ना, जो हमारा पहला फेज था, पहला था हमारे पास वोल्टेज जो थी वो V थी, करंट जो था वो I था और रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट ही है, वो R था, ठीक है। आफ्टर ये पहले बिफोर था, अब आफ्टर की बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर क्या हुआ, हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 1/4 होगी, यानी नई वोल्टेज V प्राइम करेंगे, वो पुरानी वोल्टेज का 1/4 होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस जो नया था वो वही पुराना वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसने कहा ये कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, जो नया करंट है बताएं वो क्या होगा। ये स्टूडेंट्स पहला वाला ये था, इसका अगर ओम लॉ लगाते ना तो V इज इक्वल टू IR आना था हमारे पास। अगर हम V इसका निकालते IR आता, जिसमें R की वैल्यू हमारे पास V ओवर I आ जाती। ये हमने R की वैल्यू निकाली है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इधर भी यही है। अब नए में जब हम ओहम लॉ लगाएंगे V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, लेकिन इस दफा इसके साथ भी प्राइम, इसके साथ भी प्राइम, इसके साथ भी प्राइम, बिकॉज ये नए है हमारे पास। ये वोल्टेज कितनी होगी थी, 1/4 V होगी थी, ये देखें। ये करंट हमने फाइंड करना है, ये R के ऊपर प्राइम जो है ये R है हमारा, यानी ये वही R है हमारे पास। ये V/4 हो गया, ये I प्राइम है, R की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, ये देखें V/I, यानी V/I ये आ गया। I डिवाइड हो गया, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, V मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी V/4 है, ये I या मल्टीप्लाई और V डिवाइड हो जाएगा, नया करंट हमारे पास आ गया। V से कटा तो हमारे पास नया करंट भी I का 4th हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास वोल्टेज 4 टाइम्स लेस कर दी थी हमने, हमारा करंट भी 4 टाइम लेस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी 1/4 हो जाएगा। वैसे भी ओहम लॉ आप लोगों को याद है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज जिस रेशो से बढ़ती है करंट भी उसी रेशो से बढ़ता है, वोल्टेज डबल होती है करंट भी डबल होता है, वोल्टेज हाफ होती है करंट भी हाफ होता है, वोल्टेज 1/4 होती है हमारे पास, करंट भी हमारे पास 1/4 होता है। तो ये ओम लॉ को भी इंडोर्स कर रहा है। Another sweet dish, students, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक बात बताऊं, यू मस्ट बी लकी पीपल कि इतने आसान न्यूमेरिकल्स इस दफा आपकी बुक में दिए हैं। मैं चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैं FSC सेकंड ईयर तक अभी मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, मैथमेटिक्स के भी और फिजिक्स के भी, ठीक है। और मैंने इस साल ना ये न्यू बुक्स आई हैं, इतने आसान न्यूमेरिकल्स पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। हमने खुद भी जब फिजिक्स पढ़ी तो बड़े टफ न्यूमेरिकल्स होते थे, और उस इतने टफ न्यूमेरिकल्स में से जब आप गुजरते हैं ना तो बच्चों आप लोगों की फिजिक्स अच्छी होती है। गो के ये फिजिक्स बहुत इंप्रूव कर दी है, मैथ्स भी इंप्रूव कर दी है, लेकिन बहरहाल फिजिक्स के हवाले से कहूंगा न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को समझे पार्टी मिल गई है। तो चलते हैं, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास अ करंट, कहता है कितनी वोल्टेज होनी चाहिए अगर करंट हमारे पास
50, करंट को आई से जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स, 50 एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ओम की, ओम। तो कहता है कितनी वोल्टेज होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ओहम लॉ लगाएं, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओहम लॉ है। तो बच्चों I कितना हमारे पास 50 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है 100 ओहम। तो बच्चों जब 100 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गोना बी 5000, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। हम 5 किलो वोल्ट भी कह सकते हैं, किलो का मतलब 1000 होता है। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 किलो वोल्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 5, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पियर। कहता है कि एक ये देखिए एक सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें ये सर्किट है और ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टर का साइन ये होता है, ठीक है, और ये वोल्टेज है V, ये रेजिस्टर का साइन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये पता नहीं मैंने शायद पहले नहीं आपको बताया, ये रेजिस्टर है और करंट भी इसमें से गुजर रहा है, ये करंट गुजर रहा है, ठीक है। इसने कहा कि जब करंट इसमें से गुजर रहा था और करंट था कितना हमारे पास 0.5 एम्पियर, यानी करंट था हमारे पास 0.5 एम्पियर। When the voltage across is 6 वोल्ट, जब वोल्टेज इसके पास 6 वोल्ट थी, what current will pass through the same resistor, इसी रेजिस्टर में से हम कितना करंट गुजारें अगर हमारे पास वोल्टेज 9 वोल्ट हो। तो इसका मतलब ये करंट 1 कर दें, ये करंट 1, ये वोल्टेज 1। तो हमें रेजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। और हमें एक बात और बताइए कि अगर वोल्टेज 2 हमारे पास 9 वोल्ट हो तो करंट 2 हमें बताएं लाजमी, यानी जरा समझने की कोशिश करें। कहता है फर्ज करें इसमें हम 0.5 एम्पियर करंट डाल दें 9 वोल्ट 6 की वोल्टेज के साथ, तो बताएं सेम रेजिस्टेंस रहे, रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, और हम वोल्टेज को 9 वोल्ट कर दें, अब कितना करंट होगा। तो बच्चों वैसे जनरली स्पीकिंग V इज इक्वल टू आई आर, जो ओहम लॉ था उसमें आपके पास अगर आपने करंट फाइंड करना है तो आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज होनी चाहिए। वोल्टेज तो हमारे पास दी है 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस दी। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस इंफॉर्मेशन में क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी, फिर ये इंफॉर्मेशन अप्लाई करके हम जो है हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो पहले तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए V इज इक्वल टू आई आर लगाया, ये 1 कर लें, ये 1 कर लें। V हमारे पास क्या है 6, I हमारे पास है 0.5, R हमने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 ओम जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आई है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब उसने कहा ये अगर वोल्टेज हमारे पास जो है वोल्टेज 9 वोल्ट हो तो बताएं करंट 2 कितना होगा, यानी बाद में जो कितना करंट गुजरेगा उसमें से वो बताना है आपने। अगेन हम यही लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, इस दफा इसके साथ 2, इसके साथ 2 लगाएंगे। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहती है अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर चेंज ना हो, वो भी उसने पहले कहा है सेम रेजिस्टर है, यानी वही सेम रेजिस्टेंस ही रहेगी। V2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 9 वोल्ट, I2 हमने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 12 दी हुई है, ये जो हमने फाइंड की 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 0 0 7 84 5 60 एम्पेयर। तो बच्चों उसका करंट जो होगा वो 0.75 एम्पेयर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। Dear students, question number 6, the length and area of wire are given as 2 meter and 0.4 millimeter square, यानी लेंथ कितनी दी है हमारे पास 2 मीटर और एरिया दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखें एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और
छोटी यूनिट को बड़ी मिलाना हो तो डिवाइड करते हैं, और इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, यानी एक्चुअली मिलीमीटर को अगर मीटर स्क्वायर मिलाना हो तो 1000 के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो बड़ी यूनिट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 मीटर स्क्वायर। अब इसकी SI यूनिट आ चुकी है हमारे पास। दी रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया, रेजिस्टेंस को R से जाहिर करते हैं 0.085 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मैंने बड़ा तफसीली तौर पर टॉपिक समझाया था, उसको रो के साइन से लिखते होते हैं, और इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। रेजिस्टिविटी होता है RA/L के, ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते होते हैं। R क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 0.085, एरिया क्या हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6, और लेंथ है हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8, 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8। स्टूडेंट रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है दैट इज ओहम मीटर। क्या होती है? ओहम मीटर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको सही खराब ना हो जाए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ हमारे पास दी हुई है कितनी? 2 मीटर। अच्छा पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम। लेंथ दी है बच्चों 2 मीटर, और कहता है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 ओम मीटर दी है। रेजिस्टिविटी को रो नोट कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां आपको एक और रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, उसका नाम हम रो टी कर देंगे। तो मैंने आप लोगों को ये समझाए भी हुए हैं, आप ये देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास है। तो ये 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 ओम मीटर, ठीक है, ये आ गया। इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल, अगर वायर को डबल कर लिया जाए, यानी जो नई लेंथ है हमारे पास वो डबल कर ली जाए, यानी इसका डबल 2 मीटर थी, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 मीटर। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी? स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, एरिया किसी भी, मैंने ये बड़ी तफसील से बताया था, एरिया के चेंज होने से या आपकी लेंथ के चेंज होने से, याद रखना, या रेजिस्टेंस के चेंज होने से, आपकी अगर सेम बॉडी है ना तो नेचर चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टिविटी एक ही चीज से चेंज होती है, वो है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे लेंथ एंड एरिया सॉरी ये लिखना, इंक्रीज in length and area does not affect resistivity, resistivity पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, it remains constant, it remains constant, ये constant रहती है। तो बच्चों हमारी नई रेजिस्टिविटी भी वही होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या थी हमारे पास बच्चों, देखो नजर आ रहा है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 ओम मीटर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी आपकी हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखें। रेजिस्टिविटी का फर्क सिर्फ एक वजह से पड़ सकता है, वो वजह है टेम्परेचर, और नेक्स्ट में आ भी गया है, इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 केल्विन। अगर इसके टेम्परेचर में जो इंक्रीज है, यानी बी पार्ट जो दिया है वो हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना दिया है 20 केल्विन ये दिया। फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी, अगर अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या दिया है 3.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 पर केल्विन दिया, और हमारे पास रेजिस्टिविटी यही दी हुई है रो नॉट,
जो वो दी है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8 ओहम मीटर, ये दी है। तो बच्चों क्या चीज फाइंड करनी है? नई रेजिस्टिविटी, उसको रो टी के नाम से हम डिनोट कर लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव कराया था, अगर याद हो तो। मैंने कहा था कि रो टी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद रखें, आप पीछे देख भी सकते हैं, ये फॉर्मूला है। पीछे फॉर्मूले में ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बहरहाल आप वैल्यू लिखें, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, क्या हमारे पास ये जो पुराना वाला ये 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8, 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है 3.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -3, डेल्टा टी हमारे पास दिया है 20 केल्विन। तो बच्चों मैं इसको ना पूरा सॉल्व करूंगा 1 मिनट के लिए। 20 को पहले मल्टीप्लाई करता हूं 3.9, तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देता हूं 1। अब जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई 1.7, तो बच्चों ये आ गया 1.8326, 1.8326 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8 ओहम मीटर। आपकी रेजिस्टिविटी बच्चों थोड़ी सी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। याद रखो, अगर कंडक्टर हो, याद रखना, दोबारा सुन लें, अगर कंडक्टर हो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अगर वो कंडक्टर ना हो, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, आयरन वगैरह ये ना हो, कोई और हो, सेमीकंडक्टर हो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या कोई इंसुलेटर हो, फिर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होना शुरू हो जाता है। आप देखें थोड़ी सी बढ़ गई, बाकी कितनी 0.1 ही बढ़ी है, 0.13। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। Dear students, we are heading to the last question of this chapter. In fact, at some temperature T naught, अगर कोई टेम्परेचर हमारे पास T naught हो, the resistivity of a metallic conductor is 1.7 multiplied 10 to raise पर -8। यानी एक्चुअली टेम्परेचर T naught पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी भी R naught हो जाएगी, 1.7 multiplied 10 to raise पर -8 ओहम मीटर दिया। ठीक है, आगे, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 केल्विन, अगर टेम्परेचर में जो चेंज है वो 50 केल्विन हो, चेंज इन टेम्परेचर इज 50 के, फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी बाय टेकिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को अल्फा से जाहिर करते हैं। दिस इज 0.004 पर केल्विन दिया हुआ है, और आपको उसने कहा है नई रेजिस्टिविटी यानी रो टी बताएं आप। ठीक है, जो अभी हमने फाइंड की, सेम वही क्वेश्चन है, उसी का फुटप्रिंट पे आपने काम करना है। यानी रो टी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी जो मैंने लिखवाया था उसी तरीके से आपने वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। रो नॉट के स्टूडेंट्स 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8, इसी तरह आपका 1 प्लस अल्फा हमारे पास है 50 केल्विन, और डेल्टा टी सॉरी अल्फा हमारे पास दिया हुआ है ये 0.004, और ये दिया हुआ डेल्टा टी हमारे पास 50। तो बच्चों मैं इसको सारा सॉल्व करूंगा। पहले 0.004 को मल्टीप्लाई करता हूं 50 से, फिर उसमें +1 करूंगा, तो ये आंसर आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो बच्चों ये आ गया 2.04 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -8, और इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। आपने एक चीज और देखी स्टूडेंट्स, कि यहां भी हमारे पास मेटालिक कंडक्टर दिया है, तो मेटालिक कंडक्टर में एक बात याद रखें, भूलना नहीं है, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। 1.7 से लेकर 2.04 तक होगी, 10 की पावर -8 हमारे पास वैसे का वैसा ही रहा। स्टूडेंट्स
आई होप आप लोगों ने न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझा होगा। लाजमी कमेंट करें, मुझे बताएं आपको कैसे लेक्चर लग रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।